जुजुत्सु काइसन के सीजन 3 के साथ ही कलिन गेम स्टार्ट हो गया है ऑफिशियली। और इस सीजन के शुरू होते ही पूरा सीन चेंज हो गया। जहां इसके पहले सीजन से ही हम फाइट्स वगैरह देख रहे थे, लेकिन कलिन गेम के शुरू होते ही माहौल एकदम बदल गया। जहां इस मौत के खेल को देखने में बहुत मजा आ रहा है और इसके एनिमेशन इन लोगों ने इतनी अच्छी की है कि हमें तो लग रहा था कि हम कोई वीडियो गेम देख रहे थे। जस्ट आप इसके सीजन 3 को देखना, इन लोगों ने सीजन 3 में क्या ही काम किया है। जहाँ पे एनिमेशन देख के आपको ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि थोड़ा सा भी कंजूसी किया गया है। यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। खासकर मैं तो कहना चाहूंगा कि सीजन 2 में हमें जो सुकुना का फाइट देखने को मिला था, जो एपिक बैटल देखने को मिला था, वो अगर ये सीजन 3 की तरह ही एनिमेट कर देते तो और भी ज्यादा मजा आता। क्योंकि सीजन 3 यार कमाल है। यहाँ पे जो आपको एक्शन देखने को मिलेंगे, जो एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे, वो टॉप नॉच गया है। अब इन्होंने इतना अच्छा स्वाद चखा दिया है, तो मैं कहता हूँ कि अब जब आप लोग कलिन गेम का पार्ट 2 लेके आओगे, तब ऐसा एनिमेशन रखना, इससे नीचे मत जाना। क्योंकि इस एनिमेशन को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि काश जुजुत्सु काइसन के जो बाकी एपिसोड्स आए थे वो भी इसी तरीके से एडिट होकर आते, क्योंकि उन्होंने प्रीवियस कामों पे ध्यान दिया और फिर जाके उन्होंने सीजन 3 में ये जो बैंगर ड्रॉप किया है, ओ माय गॉड। अब मैं सीजन 1 का जब रिव्यू कर रहा था तो मैंने आपसे बोला था, तो जो जुजुत्सु काइसन है उसे देख के मुझे नारुतो की वाइब आती है। वो बात अलग है कि मैं तब नारुतो देख भी रहा था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो थी वो सिमिलर थी। और इस कलिन गेम को देखने के बाद ये तो आप भी देख पा रहे होंगे कि कितने सिमिलरिटीज है। जहां आपको यूची नारुतो की तरह ड्रेसअप होते हुए नजर आएगा, फिर वो गोकू किस टाइम में पोज मारता है, क्रेजी डिटेल्स था। और अगर आप सोच रहे हो कि डिटेल्स सही पे रुक गए, तो नहीं, यहाँ पे और भी ज्यादा डिटेल्स थे। जहां इस सीरीज में फाइट क्लब का भी जिक्र किया गया है। अब तो ब्रैड पिट भी खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ नारुतो का यही डिटेल था, तो नहीं, नारुतो का सबसे बड़ा डिटेल था, जो कि था 1000 ईयर ऑफ डेथ। ऐसे इंटरनेट पे लोग काकाशी और गोजो को कंपेयर करते हैं और इसके बाद तो लोग शक के नजर से देखने लग जाएंगे। पिछले सीजन में जब नानामी की डेथ होगी, उसके बाद तो फैंस रो ही पड़े, क्योंकि नानामी का कैरेक्टर एक बहुत ही ज्यादा एपिक, स्ट्रॉन्ग और स्टाइलिश कैरेक्टर था। और जहां सीजन 2 में एक के बाद एक सॉर्सरर्स मर रहे थे, तो उसके बाद मैं ये सोच रहा था कि अब ये लोग आगे क्या करेंगे, क्योंकि इतने फेमस कैरेक्टर्स मर जाएंगे तो आगे जाके ये क्या ही प्रेजेंट करेंगे। लेकिन मैं गलत था, क्योंकि इन लोगों के पास अभी बहुत कुछ है जो कि हमें देखना बाकी है। इसीलिए ये लोग एक एक करके दूसरों को निपटा रहे थे। लेकिन इस सीजन में हमें एक ग्रेट कैरेक्टर देखने को मिलता है, जिसका नाम है हिगुरुमा, जो कि नानामी सर की रिप्लेसमेंट के लिए परफेक्ट है। क्योंकि जब हिगुरुमा स्क्रीन पे आता है तो अलग ही छा जाता है। आपने ये फोटो तो इंटरनेट पे अभी तक देख ही लिया होगा, तो यही है हिगुरुमा। और इसके पास लॉ ऑर्डर का कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक है। और ये लोग इस चीज को कर्स मैनिपुलेशन की तरह दिखाएंगे, ये तो सोचा ही नहीं था। जब ये पहली बार अपने वेसल को बुलाता है तो डैम गॉड कितना कूल लग रहा था। और कूल की बात नहीं सिर्फ यही पे खत्म नहीं होती, क्योंकि जब ये फाइट करता है तो जो जज का हथौड़ा होता है ना, वो इसे समन कर सकता है। और उसे लेके इसने जो तबाही मचाई है, हिगुरुमा इरादोरी से लड़ता है। और वो जो एक्शन सीक्वेंस था भाई साहब, काफी गजब था। लेकिन इससे भी बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंस है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। खैर, अगर हिगुरुमा की बात हो रही है तो हम एक और कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि धासु है, इससे भी ज्यादा धासु है, जो कि है हकारी। और ये वही है जो फाइट क्लब चलाता है। अब अगर हकारी को आप देखोगे तो आप उसके स्टाइल और उसके पावर से तो आप उसे जान ही जाओगे कि वो किस तरह का कैरेक्टर है। लेकिन सबसे जुनून की बात क्या है पता है? ये कैरेक्टर 4 मिनट या शायद कुछ मिनट होगा, तब तक ये इमोर्टल होकर लड़ सकता है डांस करते करते। ये पॉइंट जब मैंने सुना था तो मैं शॉक हो गया, क्योंकि ये सीन अभी तक हमें सीरीज में देखने को नहीं मिला। लेकिन आगे जाके जब ये देखने को मिलेगा तो फैंस तो पागल हो जाएंगे। और इसके लड़ने का जो अंदाज है वो काफी स्टाइलिश है। और इसके साथ हमें एक और जुजुत्सु सॉर्सरर देखने को मिल जाती है, जिसकी पावर कमाल की है। जब वो एनिमे में आपको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको काफी मजा आएगा। जहाँ आगे बढ़ते बढ़ते मैं इस पॉइंट को बोलना तो भूल ही गया कि जब इस एनिमे का स्टार्ट होता है, जो ओपनिंग सीन होता है, तो जो इंट्रो है, प्रीवियस इसके जो 2 सीजन आए हैं, जो मूवी है, उससे इसका म्यूजिक काफी अच्छा है। जो इंट्रो इन्होंने बनाया है वो काफी शानदार है। लेकिन मुझे पर्टिकुलरली ये लगता है कि इसका जो म्यूजिक है वो कुछ चेनसो मैन के इंट्रो जैसा है। अब पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है, क्या आप सभी लोगों को ऐसा लगा है? ये मुझे आप कमेंट्स में बताना। सीजन के शुरू होते होते हमें नोबारा के बारे में सुनने को मिलता है, जहां हम उसे दोबारा देख नहीं पाएंगे। ये तो राइमिंग हो गया। खैर, नोबारा को तो हम मिस करेंगे ही। लेकिन अगर बात करें इनके दूसरे मेंबर फुशिगुरो के बारे में, तो फुशिगुरो ने इस सीजन में काफी धमाल मचाया है। जहाँ वो एक ऐसे सॉर्सरर से लड़ता है जिसके पूरे बदन में टिकट जैसे कुछ चीजें होते हैं, जिससे वो कोई भी चीज समन कर सकता है। जब फुशिगुरो उससे फाइट करता है तो वो फाइट सीन काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि फुशिगुरो अपना डोमेन एक्सपेंड करता है। उसके बाद जो होता है, आपका गूस बम्प आना तो तय है। जहां आप सीजन के शुरू होते ही यूटा और इतादोरी को एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए देखते हो, और ऐसा पोस्टर में भी था। लेकिन उसके बाद हमें पता चलता है कि गोजो ने ऐसा करने को कहा था ताकि वो इतादोरी को बचा सके। और मैं इसके पोस्टर को देख के बस यही सोच रहा था कि ये दोनों लड़ेंगे क्यों। लड़ाई देखने में मजा तो आएगा, लेकिन कोई रीजन तो चाहिए होगा ना। फिर एनिमी से कौन लड़ेगा?
और एनिमी से याद आया केंजावू के बारे में, क्योंकि केंजावू ने सीजन 2 के आखिर में माहितो को अपने कर्स टेक्निक के जरिए निगल लिया था और उसके बाद उसकी पावर उसमें आ गई थी और उसी के बाद से उसने कलिंग गेम शुरू कर दिया था। अब कलिंग गेम तो मैं बहुत देर से कर रहा हूँ, लेकिन कलिंग गेम के बारे में आपको थोड़ा बता भी दूं। सारे जो जुजुत्सु सॉर्सरर है उन्हें पार्टिसिपेट लेना होगा, यहाँ तक कि नए पुराने सभी। अब पुराने जो सॉर्सरर्स है वो दूसरों के बॉडी में समन हो जाएंगे और 19 दिन के अंदर उन सभी को इस खेल में हिस्सा लेना होगा। उन्हें एक दूसरे को मार के पॉइंट गेन करने होंगे और ऐसा भी है कि आपको जो पॉइंट है वो सेम रखने नहीं होंगे, आपको थोड़ा बड़ा या घटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको कंटिन्यूअसली एक दूसरे को मारना पड़ेगा, तभी आप इस कलिंग गेम में सर्वाइव कर सकते हो। और ये करके क्या होगा, जितना मुझे पता है कि ये सब करके केंजावू पूरे जापान में कर्स एनर्जी को बढ़ाना चाहता है। उसके बाद वो किसी तरीके से टेंगिन के साथ मर्ज करके सभी को एवोल्यूशन के नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता है। अभी तक पूरा खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे ये भी हो जाएगा, जहां हमें इस सीजन में टेंगिन भी देखने को मिलता है, जो कलिंग गेम के रूल्स है वो सभी को समझाता है। खुशी की बात तो ये है कि इस सीजन में हमें इतादोरी के मुंह से भाई शब्द सुनने को मिल गया, और ये सुन के कौन खुश हुआ है ये तो आप जानते ही होंगे। और उसी शख्स को मैं एक्शन में देखने के लिए बेताब हूँ। बहुत बातें हो गई, अब बढ़ते हैं इस सीरीज के तो मेन पिलर्स पे, जिसके वजह से ये सीरीज पीक पे चली गई है अपने। और अभी तक आपने तो गेस कर ही लिया होगा, जी हाँ, माकी और यूटा, इन दोनों का जो फाइट सीक्वेंस है वो इस सीजन में सबसे पीक में था। जहाँ इतादोरी और फुशिगुरा का जो फाइट है वो काफी बेहतरीन है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो माकी और यूटा का फाइट सीन्स दिखाया गया है वो काफी शानदार है। पहले बात कर लेते हैं माकी के फाइट सीक्वेंस के बारे में। अब मैं यहाँ पे नारुतो का एक और रेफरेंस देने वाला हूँ। जब हमने नारुतो देखा था तो हमने देखा था कि इटाची उचिया ने अपने पूरे क्लैन को सफाया कर दिया था, और वो अच्छा भी था, क्योंकि अगर आपने नारुतो देखा तो आप जानते ही होंगे। खैर, उसी तरीके से यहाँ पे जो ज़ेनिन क्लैन होती है उसकी सदस्य होती है माकी। अब माकी जो है वो अपने बहन के साथ पैदा होती है, और इसी वजह से उन दोनों में जो कर्स एनर्जी है वो स्प्लिट हो जाता है, क्योंकि इस यूनिवर्स में ऐसा माना जाता है कि जुड़वा जो बच्चे हैं वो एक ही होते हैं। इसीलिए माकी के बहन के पास थोड़ी कर्स पावर होती है और माकी के पास कोई भी कर्स पावर नहीं होती। लेकिन इस सीजन में माकी की बहन मर जाती है और इसीलिए वो कर्स एनर्जी से रिलीज हो जाती है, जहाँ वो कर्स फ्री होने के बाद तोजी जितना पावरफुल हो जाता है। और जब मैं तोजी ज़ेनिन की बात कर रहा हूँ तो आप फील कर पा रहे होंगे ना मैं किस हद तक की पावर की बात कर रहा हूँ। माकी भी बिल्कुल वैसे ही पावरफुल हो जाएगी, और उसकी बॉडी फ्लेक्स देख के आप फील कर पाओगे कि वो कितना स्ट्रांग हो गई है। सबसे पहले तो वो अपने डैड के सर को एकदम केक की तरह स्लाइस कर देती है, और उसके बाद जो तबाही उसने मचाई है भाई साहब, इस सीजन के पीक एपिसोड में से आप इसे गिन लीजिए। वो इतना सेटिस्फाइंग था और इतना पावरफुल लिखता है माकी, जब वो अपने क्लैन के सभी सदस्यों को एक के बाद एक धर 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 करके जो क्लीन करा है ना उसने, सिर्फ उसका ब्लेड बात कर रहा था और कुछ नहीं, बस खून ही खून चारों ओर। और वो जिस तरीके से फाइट करती है ना, ऐसा लग रहा था कि उसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। यहाँ तक कि जब ज़ेनिन क्लैन के पावरफुल लोग भी आ जाते हैं, जिसमें से एक के पास तो 1000 से ज्यादा पंचेस की पावर था, जब वो गिरता है उसके बाद हम सोचते हैं कि खत्म, लेकिन नहीं, माकी उसके सर के साथ बाहर आती है। वो इतना कूल मोमेंट था। और अगर आप सोच रहे हो कि यहीं पे खत्म हो गया, ओ माय गॉड, तो बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो माकी ने और भी ज्यादा क्रेजी काम करके दिखाया है। सीजन 2 में आपने देखा था कि एक बुड्ढा होता है जो कि फ्रेम के बारे में बात कर रहा होता है कि कैसे आजकल के एनिमे ज्यादा फ्रेम्स पे चलते हैं, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता देखने में। 24 फ्रेम्स जो है वो सबसे अच्छा है, और जी हाँ, 24 फ्रेम में भी देखना अच्छा लगता है, क्योंकि ज्यादातर मूवीज टीवी सीरीज ऐसे होते हैं। अब ये स्लाइड में चला गया मैं, खैर इसे छोड़िए, क्योंकि उसके पास जो रिफ्लेक्स होते हैं वो कुछ इसी तरीके से काम करता है। जो वो किसी को छू लेते हैं तो वो ऐसे ही 24 सेकंड्स में स्प्लिट हो जाते हैं और उसकी पावर डबल हो जाती है। उसी तरह हमें ज़ेनिन का एक और क्लैन मेंबर देखने को मिल जाता है, जिसका नाम है, क्या नाम है इसका, नायोया या कुछ ऐसा ही होगा। अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है तो माफ कर दीजिएगा। तो वो भी कुछ ऐसा ही रिफ्लेक्स रखता है। और हम ये देखते हैं कि बचपन से ये माकी को परेशान करता था, लेकिन जब माकी अपने फुल पोटेंशियल पे आता है, जब वो फ्लेक्स करता है अपने मसल के साथ, और जो वो फाइनल पंच देता है, उस सीन को 3 बार पॉज करके जब आपको क्लोजअप दिया गया है, और जो स्केलेटन फटने का जो एनिमेशन था, जो पंच उसके गालों में पड़ा है ना, भाई मारा तो माकी ने था, लेकिन सेटिस्फेक्शन हम सबको मिल गया। क्रेजी यार, क्रेजी। जुजुत्सु काइसेन 3 ने जो एनिमेशन के साथ जो काम करके दिखाया है ना, शानदार, लाजवाब है। जहां मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस एपिसोड को देखने के बाद आपको जो डोपामिन रश मिलने वाला है ना, जो फाइट माकी की तरफ से हमें मिला, उससे हमें इताची की दिल से याद आ गई। पूरे क्लैन को उसने खत्म कर दिया, और इसी वजह से जो क्लैन का हेड बन जाता है वो फुशिगुरो बन जाता है। जी हाँ, फुशिगुरो अब ज़ेनिन क्लैन का हेड है, और इसीलिए तो हकारी इतनी जल्दी पट गया। खैर, अब माकी की बात हो ही गई तो अब बढ़ते हैं यूटा की ओर, जहाँ इसके बाद यूटा का भी इस सीजन में काफी अच्छा स्क्रीन प्ले था। जब फाइनल मोमेंट आता है तब यूटा 2 अपर जुजुत्सु सॉर्सरर से लड़ते हैं, और वो जो फाइट सीक्वेंस था वो काफी कूल था, जहाँ वो एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से अटैक कर रहे थे, और जो पावर्स इन लोगों के पास थे वो तो काफी शानदार था। एक तो अपने बालों से एक्सप्लोजन छोड़ रहा था बीम के साथ, और दूसरी जो थी
वो हवा को मैनिपुलेट कर सकती थी। उसके साथ साथ एक अपर जुजुत्सु सॉर्सरर कॉकरोच भी था। और ये चारों जब एक दूसरे से भिड़ते हैं तो वो नजारा काफी शानदार था। और यूटा ने इस सीजन में तो कमाल ही कर दिया। जहां फाइनल फाइट पे यूटा जिस तरीके से लड़ाई करता है, वो जिस तरीके से दुश्मनों को निपटाता है, वो काफी शानदार है। जहां जो ओपोनेंट होता है उसे खाना पसंद है, और जो फाइनल फाइट होता भी है वो ऐसे होता है कि धीरे धीरे खाना खत्म हो रहा होता है और फाइट भी जाके खत्म हो जाता है। और उसके बाद आखिर में जाके वो बोलता है कि आखिरकार इसका पेट भर ही गया। तो कुल मिला के अगर कहूँ तो सीजन 3 काफी शानदार था, जहाँ पे जो कलिन गेम है वो अपने चरम सीमा पे चल रहा है। जहां माकी का हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट तो बहुत बढ़िया था ही, उसके साथ साथ यूटा का जो मैजिकल पावर के साथ जो एक्सप्लोजन, जो फाइट सीक्वेंस था वो भी काफी ज्यादा शानदार था। यहाँ जुजुत्सु काइसेन ने आपको दोनों ही दे दिए। आपको अगर हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखना है वो भी है, और आपको अगर मैजिकल पावर देखना है दोनों ही है। दोनों फाइट को इन्होंने अपने पीक पे ले जाके एनिमेट किया है, जो कि देखने में काफी शानदार लगता है। और जाते जाते फाइनली इस सीरीज का ट्रम्प कार्ड, जिसके बिना ये सीरीज तो अधूरा ही था, ऐसा कुछ सरप्राइज मिलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। जहाँ इस सीरीज में हमें फुशिगुरो के साइड में एक जोकर देखने को मिल जाता है। पहले तो इसे सब लोग हंसी मजाक में लेते हैं, क्योंकि ये आते ही इसके सर में एक छेद हो जाता है जिससे खून बहना शुरू हो जाता है, और ये वैसे भी फ्लेक्स करना होता है। और इसका ड्रेस देखा है तुमने? इसका जो पूरा बदन है उसका हाफ साइड कुछ ड्रेस है ही नहीं, और दूसरी साइड है। क्या सोच के इसे मेकर्स ने बना है यार। लेकिन अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो भाई ये कैरेक्टर आपके रोंगटे खड़े करने वाला है, क्योंकि इसके पास रियलिटी मैनिपुलेशन करने की पावर तक है। और ये इसे जानता तक नहीं है, ये सब कुछ को हल्के में ले रहा है। इसे ज्यादा फिजिकल डैमेज भी नहीं होता, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ये हंसते खेलते वैसे ही चल रहा है। और यहाँ तक सीरीज में ऑथर ने ये तक कह डाला कि ये गोजो तक को हरा सकता है अगर ये सीरियस हो जाए तो। लेकिन ये सीरियस कैसे होगा यार। भाई ये कैरेक्टर काफी शानदार है। आगे जाके शायद ये कैरेक्टर ऐसा कुछ करती जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा। और आगे जाके कलिन गेम के पार्ट 2 में क्या होने वाला है इसे देखने के लिए तो मैं डेफिनेटली एक्साइटेड हूँ। और तो और में बहुत कुछ देखना बाकी है। गोजो का प्रिजन रियल्म से रिलीज होने के बाद का जो सीन होगा वो काफी भयानक होगा, और इसीलिए तो इतादोरी और फुशिगुरो मिलके एंजल को ढूंढ रही है। जहां हम आखिर में देख पाते हैं कि फुशिगुरो को एंजल मिल भी जाता है, जिसकी मदद से ही वो गोजो को रिलीज कर सकते हैं। और तो और आगे जाके हमें केंजावू का असली प्लान जानने को मिलेगा कि ये कलिन गेम उसने स्टार्ट किया है क्यों है, क्योंकि इसके पीछे उसका कोई और ही मोटिव होगा। और धीरे धीरे हमें ये भी पता चलेगा कि इतादोरी के पावर का राज क्या है, क्योंकि हम आखिर धीरे धीरे जान पा रहे हैं कि इतादोरी किसी का भाई निकल रहा है, किसी का बाप निकल रहा है। आखिर इतादोरी के पास इतना पावर आया कहाँ से, ये शायद हमें कुछ देर बाद ही पता चलेगा। क्योंकि आप देख ही पा रहे होंगे कि इतादोरी फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, और उसके भाई से मुंह से तो आपने ये भी सुना होगा कि इतादोरी अभी तक अपने फुल पोटेंशियल पे आया भी नहीं है। तो अभी भी हम लोगों को बहुत कुछ देखना बाकी है। तो दैट्स इट गाइस, वीडियो को अगर अब तक देख रहे हो तो शायद तुमको पसंद आया ही होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल में अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, वरना मैं अपना डोमेन एक्सप्रेशन खोल रहा हूँ।